संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन कुछ नियम हैं जो देश के सभी नागरिक को और देश के सरकार दोनों को मान के चलना पड़ता है। अब सवाल ये है कि हमें नियम क्यों चाहिए, रूल्स हमें क्यों चाहिए? आपने देखा होगा जब भी हम कोई गेम खेलते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हम उसके रूल्स सेट करते हैं। उदाहरण लेते हैं लूडो का, जो हम घर बैठे कभी भी खेलते हैं, बट उसमें भी हम रूल्स पहले सेट करते हैं। जैसे कि अगर मेरा 6 आएगा तो मेरी गोटी बाहर आएगी, तो ये रूल पहले से सेट होता है ताकि जब हम गेम स्टार्ट कर दें उस समय कोई कंफ्यूजन ना रहे कि भाई गोटी कब निकलेगी, राइट? सिर्फ लूडो ही नहीं, किसी भी गेम को ले ले, चाहे क्रिकेट है, बैडमिंटन है, चेस है, सब में गेम शुरू होने से पहले हमें रूल्स पता होते हैं। और ऐसा इसलिए होता है ताकि एक बार जब गेम शुरू हो जाए उसके बाद जो प्लेयर्स हैं उनके बीच में किसी तरह का कंफ्यूजन ना हो, जिसकी वजह से शायद उनकी आपस में लड़ाइयाँ हो जाए। ठीक उसी तरीके से जब हम देश चलाने की बात करते हैं तो हम 2, 4, 10 लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, हम करोड़ों लोगों की बात कर रहे हैं। और अगर इतने लोगों को लेके चलना है तो बहुत ज़रूरी है कि हम कुछ नियम सेट कर दें, कुछ रूल सेट कर दें जिसको फॉलो करके सब लोग चलें, ताकि पूरे देश को शांतिपूर्वक चलाया जा सके। तो ये इस तरीके से हमें नियम चाहिए होते हैं। जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं यानी कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, सबके पास एक लिखित संविधान यानी कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है। अब क्वेश्चन ये है कि भाई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमें कैसे हेल्प करता है, इससे हमें क्या सहायता मिलती है? पहली बात, बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन पीपल, यानी कि जो देश के नागरिक हैं उनके आपस में बेहतर समन्वय होता है, यानी कि लोग जो है एक दूसरे के साथ मिल के आसानी से चल सकते हैं। अगर हम अपने देश की बात करें, इंडिया में जो लोग हैं सब लोग अलग भाषा बोलते हैं, अलग धर्म को मानते हैं, अलग जगह रहते हैं, अलग त्योहार मनाते हैं, अलग कल्चर है, इतना कुछ अलग है, लेकिन फिर भी ये सारे लोग साथ में रहते हैं। ऐसा होने के लिए कि लोग अलग अलग जगह से आ रहे हैं लेकिन फिर भी साथ में चल रहे हैं, इसके लिए ज़रूरी है कि हम कुछ रूल्स सेट कर दें। सिर्फ लोग ही नहीं, लोग और सरकार, इन दोनों के बीच का समन्वय भी, इन दोनों के बीच का कोऑर्डिनेशन भी बेटर चलता है, क्योंकि सरकार को पता होता है कि उसे क्या करना है, लोगों को पता होता है, नागरिक को पता होता है उन्हें क्या करना है। तो इस तरीके से लोगों के आपस में और लोग और सरकार के बीच में बेटर कोऑर्डिनेशन होता है। लिमिट्स पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार यानी कि गवर्नमेंट जिसके पास वैसे ही बहुत पावर होता है, काफी चांस है कि वो अपने पावर का फायदा उठा के देश के नागरिकों का शोषण करे। तो इसीलिए जरूरी है कि हम संविधान के थ्रू सरकार को साफ साफ ये बता दें कि वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। उदाहरण लेते हैं, मान लेते हैं कि आप चेस खेल रहे हो अपने टीचर के साथ, ठीक है? अब टीचर जो आपसे उम्र में बड़े हैं, आपके लिए काफ़ी सम्मानीय हैं, तो आपको काफ़ी चांस है कि अगर टीचर चाहे तो वो अपने पावर का यूज़ करके आपको बेवकूफ़ बना सकता है। जैसे अगर हो सकता है कि टीचर आपको बोले कि नहीं नहीं, जो नियम मैं बता रहा हूँ वही सही है और जो तुम बता रहे हो वो गलत है। तो ऐसी स्थिति में चांसेस हैं कि टीचर जिसके पास ज़्यादा पावर है वो आपका शोषण करे। तो इसीलिए अगर संविधान में ये लिखा रहेगा कि भाई गवर्नमेंट क्या कर सकती है और क्या नहीं, तो उस केस में सरकार अपने पावर का फायदा नहीं उठा पाएगी। डिफाइंस राइट्स ऑफ सिटीजन्स, किसी भी लोकतंत्र में लोग ही सब कुछ होते हैं, पीपल पावर। तो जब संविधान के अंदर देश के नागरिकों का क्या अधिकार है, वो सारे अधिकार डिटेल में लिखे होते हैं, तो नागरिक पावरफुल फील करते हैं, नागरिक को लगता है कि हाँ मैं भी कुछ कर सकता हूँ। फिर से हम वही उदाहरण लेंगे, मान लेते हैं कि आप अपने टीचर के साथ चेस खेल रहे हो और टीचर जो कि आपसे ज़्यादा बड़े हैं, सम्मानीय हैं, पावरफुल है, वो आपको अपने नए रूल्स से आपको बेवकूफ़ बना रहा है चेस के गेम में। लेकिन अगर आपको ये पता हो कि आप कभी भी स्कूल के प्रिंसिपल को जाके उस टीचर के अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते हो और जो प्रिंसिपल है वो आपको न्याय दिला सकता है,
तो क्या होगा? तो आप खुद को पावरफुल फील करोगे। अगर ऐसा कुछ भी हो रहा होगा कि भाई टीचर आपको बेवकूफ़ बना रहा है, तो आप तुरंत प्रिंसिपल के पास जाओगे, राइट? तो इसमें क्या हो रहा है? आप पावरफुल फील कर रहे हो। ठीक उसी तरीके से जब संविधान में ये साफ साफ लिखा होता है कि नागरिक क्या कर सकते हैं, नागरिक के कौन से अधिकार हैं, तो नागरिकों को लगता है कि हमारे पास पावर है, हम भी कुछ कर सकते हैं। डिफाइंस द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट फॉर्मेशन। सरकार किसकी बनेगी, कैसे बनेगी, कौन बनेगा नेता, कौन चलाएगा देश, ये सब कौन डिसाइड करेगा? ये सब बताता है संविधान। संविधान बताता है कि सरकार कैसे बनेगी और इस पूरे प्रोसेस को पूरे डिटेल में बताता है। क्योंकि राजा तो सभी बनना चाहता है, सभी चाहते हैं कि मैं देश चलाऊं, लेकिन लोग अपने मन मर्जी का ना कर सके, इसीलिए संविधान में लिखित रूप में ये पूरा प्रोसेस डिटेल में दिया हुआ है ताकि लोग उसको पढ़ सके और उसी हिसाब से काम कर सके। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किसी भी लोकतंत्र में संविधान का एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, बल्कि एक लोकतंत्र को चलाना करीब नामुमकिन है संविधान के बिना, क्योंकि यहाँ इतने लोग होते हैं, लोग चुनते हैं कि कौन देश चलाएगा, कैसे चलाएगा। तो पीपल पावर में कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत बड़ा रोल है। अब बारी है पढ़ने की हमारे खुद के संविधान यानी कि भारतीय संविधान के बारे में। किसने बनाया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और कैसे? कौन से वो बेसिक प्रिंसिपल्स थे जिनके आधार पर कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया? तो इन्हीं सब बारे में हम चर्चा करेंगे आज इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। 1928 में मोतीलाल नेहरू और 8 और कांग्रेस के लीडर्स ने मिल करके कॉन्स्टिट्यूशन का पहला ड्राफ्ट बनाया। आप सोचते होंगे कि ये पहला ड्राफ्ट हमने कैसे बनाया, हमें कैसे पता था कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या आना है? तो बहुत सारे अलग अलग देशों से हमने बहुत सारी अलग अलग चीज़ें सीखी थी और ये सारी लर्निंग साथ में ला के हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। उदाहरण के तौर पे ले सकते हैं कि हमें आज़ादी मिलने से पहले जब यहाँ ब्रिटिश राज था, उन दिनों सब लोगों के पास मतदान का अधिकार नहीं था, जिसकी वजह से हमने ये देखा कि जो लेजिस्लेचर्स थे वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, वो वीक थे, क्योंकि देश के हर एक नागरिक का सपोर्ट नहीं था, क्योंकि सब लोगों ने वोट नहीं किया था। इतना ही नहीं, उस तरह की जो सरकार थी वो पूरी तरह से लोकतांत्रिक सरकार नहीं थी। तो इस वजह से जब हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो हमने सुनिश्चित किया कि मतदान का अधिकार हर एक नागरिक के पास हो और इसीलिए वोटिंग राइट सबको दी गई। जो हमने इंस्टीट्यूशनल सेटअप बनाया, जैसे आज के दिन हम देखते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे 3 अलग अलग इंस्टीट्यूशन हैं। एक है लेजिस्लेटिव बॉडी जो कानून बनाती है, एक है एग्जीक्यूटिव बॉडी जो उनको एग्जीक्यूट करती है और एक है जुडिशियरी जो न्याय देती है। तो ये जो हमने इंस्टीट्यूशंस बनाए, ये हमने कैसे बनाए? ये भी हमने कुछ हद तक, जब ब्रिटिश इंडिया था उस समय जो इंडियंस उसमें काम कर रहे थे उनको थोड़ी आइडिया थी, उनको थोड़ा एक्सपीरियंस था, जिसकी वजह से उन्होंने ये इंस्टीट्यूशनल सेटअप किया। सिर्फ ब्रिटिश रूल से ही नहीं, काफ़ी सारे अलग अलग देशों से भी हमने काफ़ी कुछ सीखा। जैसे ब्रिटेन का पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, जिसमें पार्लियामेंट का बहुत बड़ा रोल होता है, संसद, और वही चीज़ हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी डाला। इस वजह से हमारा भी जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र जो है, वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। रशिया का सोशलिस्ट मूवमेंट या फिर यूएस का बिल ऑफ राइट्स जो कहता है कि हर एक नागरिक के पर्सनल फ्रीडम के राइट्स होते हैं उसके पास। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अलग अलग देशों से हमने अलग अलग चीज़ें सीखी और इन सारी चीज़ों को साथ में मिला करके हमने अपने ज़रूरत के हिसाब से अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। अगला सवाल यह आता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया? क्या किसी एक इंसान ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया? बिल्कुल नहीं। तो इसे बनाने के लिए थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर कुल मिलाकर
299 यानी कि 299 मेंबर्स थे। ये सारे मेंबर्स देश के अलग अलग राज्यों से थे। उनके कल्चर अलग थे, उनकी भाषा अलग थी, उनका कास्ट अलग था, उनका ट्रेडिशन अलग था। तो मकसद ये था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर अलग अलग तरह के अलग अलग जगहों से लोग रहें ताकि सब लोग मिल करके संविधान को बना सके। ये लोग चुने जाते थे। ऐसा नहीं कि मैंने बोला मुझे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर बनना है तो मैं बन गई। इन लोगों को चुना जाता था और इन्हें चुनते थे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव के मेंबर्स। यानी कि उन दिनों जब हमें आज़ादी मिली थी उन दिनों प्रोविंसेस होते थे, राज्य होते थे अलग अलग। तो हर एक राज्य में एक लेजिस्लेचर यानी कि विधानसभा होती थी और उनके जो मेंबर्स थे उन लोगों ने मिल करके ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को चुना। कुछ प्रोमिनेंट प्रसिद्ध कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर्स थे, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, HC मुखर्जी जो कि बंगाल से थे और वो वाइस प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। इसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात से, TT कृष्णमाचारी तमिलनाडु से, अबुल कलाम आज़ाद जो सऊदी अरेबिया में पैदा हुए थे। ये सारे ही लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के काफ़ी प्रसिद्ध मेंबर्स थे। और अगर हम गौर करें ये सभी लोग अलग अलग राज्यों से थे, कोई गुजरात से, तो कोई बंगाल से, तो कोई बिहार से, तो कोई MP से। तो सभी अलग अलग जगहों से थे, अलग अलग लोगों से हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना हुआ था। अब अगला सवाल ये है कि एग्जैक्टली कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे? बनाया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, और जो भी हमें थोड़े बहुत आइडियाज़ मिले थे दूसरे देशों से उससे हमने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया। बट एग्जैक्टली कैसे बना, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सबसे पहले तो लोगों ने बेसिक प्रिंसिपल्स के ऊपर डिस्कशन किया कि कौन से वो प्रिंसिपल्स होंगे जिनके आधार पर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा, और उन प्रिंसिपल्स पे सबकी सहमति ली। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन का पहला ड्राफ्ट बनाया गया और वो बनाया गया डॉक्टर BR अम्बेडकर के गाइडेंस के अंदर। इसके बाद जब एक बार पहला ड्राफ्ट बन गया, इस पे चर्चा होती रही और लोग अपनी तरफ से मॉडिफिकेशंस और एडिशंस करते गए, जो कि अमेंडमेंट के तरीके से उसमें इंक्लूड होता गया। अमेंडमेंट आपने सुना होगा, जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो ये काफ़ी कॉमन वर्ड है। अमेंडमेंट का मतलब है जो भी एडिशंस या मॉडिफिकेशंस हैं वो एक अमेंडमेंट की तरह आती है। 2000 से भी ज़्यादा अमेंडमेंट्स डाले गए। जैसे जैसे डिस्कशंस और वो सब होते गए तो ये अमेंडमेंट्स डाले गए। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जितने भी प्रोविजंस थे, हर एक प्रोविजन पे डिबेट्स हुए, डिस्कशंस हुए, जिसको कहते थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स। और इन डिबेट्स को प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड किया जाता था। क्यों? ताकि बाद में जब कॉन्स्टिट्यूशन को कोई पढ़े, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जनरली एक सिंपल लैंग्वेज में लिखी नहीं होती है, ये लीगल लैंग्वेज में लिखा रहता है। तो कई बार हमें समझ नहीं आती है कि एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है, इस प्रोविजन का मतलब क्या है। तो जब ये डिबेट्स को रिकॉर्ड करके रखा गया, उससे फ़ायदा ये हुआ कि कुछ भी प्रोविजन को अगर किसी को समझना है तो वो उन डिबेट्स को सुन करके उसके इंटरप्रिटेशन को या फिर उसके मीनिंग को डिटेल में समझ सकता है। तो इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स रिकॉर्ड किए गए। अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल के डिजाइन की। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लीगल लैंग्वेज में लिखी होती है, जिसकी वजह से उसे समझना बहुत इजी नहीं होता है, और वही काम आता है रिकॉर्डेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स, जो हमें हर एक प्रोविजन को समझने में मदद करता है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजन दी गई है कि कभी भी समय जैसे जैसे समय बीतता जाए, अगर हमें अमेंडमेंट्स डालने हों तो हम उसे डाल सकते हैं। तो अमेंडमेंट्स की काफ़ी प्रोविज़न दी गई है। और कॉन्स्टिट्यूशन का जो वर्किंग पार्ट है उसके अंदर हम मेजरली बात करते हैं इलेक्शन प्रोसेस के बारे में, कि इलेक्शन का प्रोसेस कैसे होना है, किस तरीके से होना है, उसके टाइमलाइंस क्या है। और हम बात करते हैं इंस्टीट्यूशंस के पावर्स की, जैसे जो हमारे तीनों इंस्टीट्यूशंस हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, किसके पास कितनी पावर है और किसके पास कितनी रेस्ट्रिक्शन है, उसके बारे में डिटेल में बताया गया है। इसके अलावा जितने भी देश के नागरिक हैं उनके फंडामेंटल राइट्स के बारे में डिटेल में मेंशन किया गया है। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान है, इसे बनाया गया था लगभग 70 साल पहले, लेकिन आज भी हम उसी कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं। ऐसा क्यों?
ऐसा इसलिए क्योंकि इन 70 सालों में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी राजनीतिक पार्टी या फिर सामाजिक पार्टी अपना आवाज़ उठाई हो इस कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ, जिससे ये साबित होता है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी प्रिंसिपल्स, जो भी प्रोविजंस हैं वो पर्याप्त हैं कि देश ढंग से चल सके। इसके अलावा जितनी भी चेंजेस और मॉडिफिकेशंस चाहिए होती हैं वो अमेंडमेंट्स के तौर पर इसके अंदर डाल दिए जाते हैं। तो इस वजह से कॉन्स्टिट्यूशन हालांकि 70 साल पहले बनाया गया था, बट स्टिल आज भी हम उसे फॉलो करते हैं। कुछ प्रसिद्ध लीडर्स रहे हैं जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर अपने कुछ थॉट्स रखे थे, अपने कुछ सोच रखे थे, जैसे कि डॉक्टर BR अम्बेडकर। उनकी सोच थी कि सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी फॉर ऑल। उनका ये मानना था कि भले ही कोई किसी भी जाति का हो, जाति के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए और सब लोगों को बराबरी मिलनी चाहिए, सामाजिक रूप में और आर्थिक रूप में। उसी तरह से जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका कहना ये था कि इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, सबको मौका मिलना चाहिए, सबके पास अवसर होना चाहिए। देश के एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक होने के नाते हम सभी का ये एक दायित्व है कि हम सब लोगों के लिए कुछ करें, हम सोसाइटी के लिए कुछ करें, हम कुछ ऐसा करें जिससे गरीबों का उत्थान हो। तो इस तरह से जो बड़े बड़े नेता थे उनके अलग अलग थॉट्स थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, और उनके थॉट्स ने ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ये शेप दिया। ये जो आज हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, इसमें इस तरह के जो लीडर्स थे इनका एक बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि इनकी सोच से ही ये कॉन्स्टिट्यूशन बन पाया। अब बात करेंगे हम प्रीएम्बल के बारे में। प्रीएम्बल किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन होता है। ये हमारे पूरे संविधान के बारे में बहुत शॉर्ट में बताता है। तो देखते हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल कैसा होता है। We the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. बाप रे, क्या खतरनाक वर्ड्स थे। कुछ समझ आया? मेरे तो खुद समझ नहीं आया। लेकिन अब हम साथ में मिलकर के ये सारे डिफिकल्ट टर्म्स को समझेंगे और पूरे प्रीएम्बल को भी समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सॉवरेन से। सॉवरेन का मतलब है इंडिया एक स्वतंत्र देश है, फ्री कंट्री है, और किसी भी बाहरी शक्ति को ये अलाउड नहीं है कि वो हमारे देश में आए और शासन करे। सोशलिस्ट यानी कि इंडिया में जितना भी वेल्थ जनरेट होता है, जितना भी धन जनरेट होता है, वो सामाजिक रूप से होता है और सबके बीच इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सेक्युलर यानी कि यहाँ पे सारे धर्म, सारे रिलीजियन को बराबर माना जाता है और किसी भी रिलीजियन के प्रति पक्षपात नहीं किया जाता है। डेमोक्रेटिक यानी कि पीपल पावर, लोगों के पास सारा पावर होता है और हम डिसाइड करते हैं कि हमारा देश कैसे चलेगा और कौन चलाएगा। रिपब्लिक यानी कि हमारे देश का जो प्रधान है, जो हेड है, वो हेरिडिटरी नहीं आता है, उसे हम चुनते हैं। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि आज जो राजा है उसका बेटा ही राजा बनेगा, राजा वही बनेगा जिसे हम चुनेंगे। जस्टिस यानी कि जितने भी लॉज या कानून हैं वो सबके लिए हैं और सबके लिए बराबर हैं। लिबर्टी, लोगों के पास पूरी आज़ादी है कि वो अपने मत को, अपने व्यूज़ को, अपने थॉट्स को दूसरों के सामने रख सकें। इक्वालिटी, जितने भी देश के नागरिक हैं सब बराबर है, फर्क नहीं पड़ता वो किस जात से हैं, किस जगह से हैं, वो कितने पढ़े लिखे हैं और वो कैसे दिखते हैं, सभी नागरिक बराबर हैं। फ्रेटर्निटी यानी कि भाईचारा, हमारे देश के सभी नागरिकों के बीच में भाईचारा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो हमारा प्रीएम्बल है ये एक तरह से हमारे पूरे संविधान को शॉर्ट में बता देता है। तो ये जो डिफिकल्ट वर्ड्स थे, मुझे उम्मीद है कि अब ये आसान हो गए होंगे।
हमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में काफ़ी ज्ञान मिल गया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका, हमारा अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सबके बारे में हमें काफ़ी आइडिया लग गया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जल्दी ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।